पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। महीनों से चल रही बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और तीखे राजनीतिक टकराव के बीच अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। जिस वक्त संशोधन कानून का सबसे तीखा विरोध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था और कई बार मंच से सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वो इस कानून को किसी भी कीमत पर बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, उसी कानून को उन्होंने अब चुपचाप स्वीकार कर लिया है। पहले धमकी, फिर विरोध और उसके बाद अचानक लिया गया ये यू टर्न पूरे घटनाक्रम को बेहद रहस्यमय और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। इतना ही नहीं, इस निर्णय ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों और राजनीतिक संरचनाओं के भीतर भी सवालों की एक नई श्रृंखला छेड़ दी है। तो वहीं अप्रैल 2025 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद में पारित किया था। इस नए कानून में वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कई बड़े बदलाव शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान। वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होना और ये तय करने का अंतिम अधिकार अब केंद्र सरकार के पास होना कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी नहीं। इन प्रावधानों के साथ ही राजनीतिक तूफान की शुरुआत हुई। भारत के कई विपक्षी दलों ने इस संशोधन को लेकर तगड़ा विरोध जताया, लेकिन सबसे मुखर आवाज पश्चिम बंगाल की ओर से उठी। वो आवाज थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। कोलकाता में आयोजित एक जनसभा में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में घोषणा की थी कि वो ये कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने दावा किया था कि राज्य में 33% मुसलमानों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है और वे किसी भी हाल में केंद्र के इस कदम को बंगाल में पैर जमाने नहीं देंगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इसके बाद 9 अप्रैल 2025 को जैन समाज के कार्यक्रम में उन्होंने दोहराया कि वे अल्पसंख्यक समुदायों और उनके संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भीड़ को आश्वासन देते हुए कहा था कि वक्फ संशोधन कानून से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वह उनकी भावनाओं को समझती है और बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे किसी समुदाय के अधिकारों पर असर पड़े या समाज में विभाजन की स्थिति बने। तो वहीं इन बयानों के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ पड़ी। कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद के जंगीपुर तक आंदोलन हुए, जिनमें कई जगह हिंसा भी भड़क उठी। राज्य सरकार भी इस कानून के विरोध में अदालत पहुंच गई, लेकिन कानूनी मोर्चे पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राजनीतिक संघर्ष और जनभावनाओं के बीच ममता बनर्जी की छवि एक ऐसी नेता की बन रही थी जो केंद्र के किसी भी निर्णय का डट कर मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये तस्वीर अचानक बदल गई जब राज्य सरकार ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के शांत तरीके से इस कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिया कि पश्चिम बंगाल के लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण 5 दिसंबर 2025 की समय सीमा से पहले केंद्र के अल्पसंख्यक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण के सचिव पीबी सलीम द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी जिलों को तत्काल डेटा इकट्ठा कर उसे पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके साथ ही 8 बिंदु निर्देशिका भी जारी की गई है, जिसमें मुतव्वली, इमाम, मदरसा शिक्षकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित करने, ऑनलाइन प्रशिक्षण देने और विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने जैसे आदेश शामिल हैं। तो वही सरकारी मशीनरी को पूरी सक्रियता के साथ इस कार्य में जुटा दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिल गया है कि राज्य सरकार अब इस कानून को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करना चाहती। तो वही कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ममता बनर्जी चाहे कितना भी विरोध करें, अंततः उन्हें ये कानून लागू करना ही पड़ता, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 256
राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य करता है। कई वरिष्ठ वकीलों ने भी कहा कि कानून को न मानना राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा हो सकता है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में किसी राज्य के पास इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने का विकल्प नहीं है। अगर कोई राज्य कानून लागू करने से इनकार करे तो केंद्र आर्टिकल 355 के तहत चेतावनी जारी कर सकता है। यानी राजनीतिक बयानबाजी कितनी भी तेज क्यों न हो, अंततः संविधान ही अंतिम शब्द बोलता है। तो वहीं अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने ये यू टर्न आखिर क्यों लिया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम दो तरफा दबाव का नतीजा था। एक तरफ अल्पसंख्यक वोट बैंक था जो हमेशा से ममता का मजबूत आधार रहा है, और दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था का दबाव जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। चुनावी मौसम करीब आते ही किसी भी तरह के संवैधानिक टकराव से बचना शायद उनके लिए जरूरी हो गया। विरोध प्रदर्शनों और अदालत में याचिकाओं के बावजूद जब कानूनी रास्ते बंद हो गए तो ममता सरकार के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर उनकी राजनीतिक छवि पर दो प्रकार से पड़ सकता है। एक और विरोधियों को मजबूत हथियार मिल गया कि ममता बनर्जी ने पहले कानून के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला और फिर अचानक चुपचाप इसे लागू कर दिया। इससे उनके विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया है कि ममता की बातों में स्थिरता नहीं है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग में ये संदेश भी जा सकता है कि दीदी ने मंच से जो भरोसा दिलाया था वो पूरा नहीं कर पाई। चुनाव से ठीक पहले लिया गया ये फैसला उनके राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं अंततः इस पूरी कहानी से यही स्पष्ट होता है कि राजनीति, कानून और चुनावी रणनीति तीनों की एक जटिल लड़ाई के बीच ममता बनर्जी को ये निर्णय लेना पड़ा। आने वाले दिनों में ये मुद्दा बंगाल की राजनीति का शायद सबसे बड़ा विषय बनकर उभरेगा। क्या ये कदम उनकी मजबूरी थी? क्या ये कानूनी दबाव की वजह से लिया गया फैसला था, या फिर ये चुनावी रणनीति का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, पर इतना तय है कि इस फैसले ने राज्य की सियासत को नई दिशा दे दी है और ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर भी एक नई बहस छेड़ दी।